हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक स्ट्रेंथ एंड डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ। तो इसलिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो पहली थ्योरी दे रखी है आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब यहाँ पर थ्योरी जो है, कुछ थ्योरी स्ट्रॉन्ग के लिए है, कुछ थ्योरी वीक के लिए। तो ये जो थ्योरी है आर्नियस थ्योरी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी थ्योरी किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम में आती है। तो आर्नियस थ्योरी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। क्या दे रखा है? आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसके जो की पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ओनली एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो डिबाय-हकल थ्योरी है, सॉरी डिबाय-हकल नहीं, आपके जो आर्नियस थ्योरी है, ये किसके लिए लागू होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो आंसर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, बहुत ज्यादा कोई डेप्थ में या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता, आपको सब आता है। यहाँ पर जो आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सारे पॉइंट्स है। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब वाटर में जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर जब एक्वस सॉल्यूशन बना है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो दो टाइप का आयन दे रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको जो आपके बनते हैं चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम आयन कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन, जिसको हिंदी में धनायन कहते हैं, और नेगेटिव हम कहते हैं एनायन, जिसको हम हिंदी में ऋणायन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, एक कैटायन और एक एनायन का चार्ज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम है उस पर +2 है और क्लोराइड पे हो -1। यहाँ पर हम कह रहे हैं टोटल चार्ज। अगर मान लीजिए मैंने जितना भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करा और जितना भी वो आयनाइज हुआ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। एक आयन की हम बात नहीं कर रहे, ओवरऑल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये क्या कह रहा है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप समझ सकते हो। तो वहां पर हम क्या करें कि जो कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड पे चार्ज डिपेंड करता है कौन से टाइप का सेल है। तो यहाँ पर जब आप बाहर से करंट दे रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वहां पर जब आप कैथोड की बात करें तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर कौन ट्रेवल करेगा या कौन मूवमेंट करेगा? कैथोड की तरफ कौन मूवमेंट करेगा? कैटायन। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, और एनोड की तरफ कौन मूव करेगा? एनायन। तो यहां पर एक चीज क्या क्लियर होगी कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोड के जो चार्ज है वो फिक्स नहीं होते, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के आप सेल की बात कर रहे हो। तो यहां पर हमने बात करी कि जब आप फील्ड लगाओगे, तो कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइट किसकी बात हो रही है? वीक की। नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट जब हम उसको डिस्कस करते हैं या हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? वह इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज हो जाते हैं एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे या नॉर्मल डाइल्यूशन पे 100% आयनाइज नहीं होते। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है नॉट कंप्लीटली आयनाइज, 100% आयनाइज्ड नहीं होते। आगे क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, मतलब एक फ्रैक्शन में या 1% में डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो जो फ्रैक्शन है डिसोसिएशन का, उसको हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसको अगर हम मैथमेटिकली या फॉर्मूला वाइज अगर हम मेंशन करें, तो कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइज्ड, कितने मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो गए वो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, आपने स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल लिए थे वो नीचे, और कितने आयनाइज्ड हो गए वो ऊपर। इससे आपके अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये आपके फ्रैक्शन में आता है, एक से कम आएगा। अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे, जब आपके 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, तब अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू या तो 1 आएगी या उससे क्या आएगी? कम आएगी। तो ये जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शन में, मतलब पॉइंट में आएगा। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप क्या हो गया? अल्फा। क्या हो गया? अल्फा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इस पे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे, 2-3 बार पूछ रखे कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिस पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करता है
और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो दोनों हम देख लेते हैं कि किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट दे रखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही हमने बात करी कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आयोनाइजेशन कितना होगा। तो पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन कितना होगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है डाइल्यूशन। अब क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी क्या है 100% आयनाइज है। तो बाकी जो पॉइंट है आप उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसिडर करना, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या कह रहा है, डाइल्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ाओगे आयोनाइजेशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन का मतलब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, या सिंपल आप आयोनाइजेशन कह सकते हो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह सकते हो, वो क्या होता है, बढ़ता है। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से 100% है, तो उससे ज्यादा उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि डाइल्यूशन बढ़ाने से आयोनाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनाइजेशन बढ़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद दे रखा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एक थ्योरी चलती है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जैसे जैसे आप सॉल्वेंट वेरी करोगे, जो आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या होगा, वेरी होगा, या आयोनाइजेशन जो है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये आपके पॉइंट थे जिसपे डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन और टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट है जिसपे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, नीचे दे रखा है अल्फा। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो ये जब आप पुराने क्वेश्चन देखोगे आरपीएससी के शीट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस पे कंडक्टेंस या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड नहीं कर रही। तो बाकी 3 ऑप्शन तो ऊपर वाले से मिल जाएंगे, और एक ऑप्शन क्या दे रखा है, ये वाला, मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रही। आगे अगर हम बात करें, आर्नियस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि आर्नियस थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, आर्नियस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट येट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सीधी सी बात है कि आर्नियस थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को आर्नियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, ये तो इसने कह दिया कि किसको कर रही है और किसको नहीं कर रही, उसका कारण क्या है। कारण क्या दे रखा है, आर्नियस थ्योरी डज नॉट कंसिडर इंटर आयनिक अट्रैक्शन, या इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी आप कह सकते हो, एक ही बात है कि आर्नियस थ्योरी जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर रही। वापस से पढ़ देता हूं, आर्नियस थ्योरी डज नॉट कंसिडर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आर्नियस थ्योरी इंटर आयनिक अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर रही, विच मे बी नेग्लेक्टेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्नियस थ्योरी ने इंटर आयनिक अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो चल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं चलेगा। बात समझ आ गई? तो ये आपके आर्नियस थ्योरी है, बाकी के सारे पॉइंट कॉमन है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशन में कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। और यहाँ पर इस पूरे, अगर हम बात करें स्लाइड की, तो इस पूरी स्लाइड में एक क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि एक तो आर्नियस थ्योरी कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सी थ्योरी है, कैसे भी पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो आपकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अब देखिए, एक चीज तो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे जो कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, बढ़ती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है। लेकिन बढ़ने का जो रीजन है और जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ जो आयोनाइजेशन है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे उसकी मोबिलिटी जो है आयंस की वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न है डिफरेंट, वो कैसा है वो हम देख लेते हैं। यहां पर ग्राफ की हेल्प से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ग्राफ आता है उसका पैटर्न डिफरेंट है। यहां पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने मेंशन कर रखा है एक ग्राफ, और एक जो है वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट मेंशन कर रखा है।
तो जब आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, तो आप ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन, मतलब जो आपने रीडिंग ली है। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और यहाँ पर रूट सी है, मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। तो जब आप इसके दोनों एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए, तो आप क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग के जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को जब आप लगभग जीरो कंसंट्रेशन, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसंट्रेशन कह सकते हैं, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं, उस केस में जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये यहाँ जाके मिलेगा, और ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या कहा? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट है तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। इसीलिए जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। कोलरस लॉ से हमने इनडायरेक्टली निकाली थी, दो तरीके थे, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, उनके ग्राफ का पैटर्न अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जब ये इस वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप ये देख रहे हो इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो और स्लोप नेगेटिव हो, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन लगती है वो लगती है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इस टाइप से आप इक्वेशन लिख सकते हो, या आप c को पहले भी लिख सकते हो। तो जब आप c को पहले लिखोगे तो y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या करा? पोजीशन चेंज कर दी, आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर कोलरोच ने एक इक्वेशन दी जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो कि क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो क्या दे रखा है? कोलरोच प्रपोज्ड अ फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड y है मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, राइट हैंड साइड पे जो आपके x है वो आपके रूट सी है। तो फॉर्मूला जो दिया वो दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंसंट्रेशन या एट कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि इंटरसेप्ट को बता रहा है आपके, माइनस b रूट सी, b इसने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। रूट सी x को बता रहा है, जो कि क्या है? कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। ये एक फॉर्मूला दिया कोलरोच ने। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है तो आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स या माइनस एम एक्स प्लस सी, जिसमें से पता है आपको कि भाई y क्या है? एक एक्स एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, c इंटरसेप्ट जो आपको दिख रहा है जो भी वैल्यू वो हो जाएगा, और स्लोप जो है उसके लिए आपने कांस्टेंट लगा दिया, इक्वेशन बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दे रखा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या? देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डाइल्यूशन पे। लेकिन ये हमने कहा था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी क्या है? 100% आयोनाइज है। तो यहाँ पर हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए है एप्लीकेबल? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ओस्टवाल्ड जो है आपके डाइल्यूशन लॉ किस पे अप्लाई होगा और किस पे नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक का तो सवाल बाद में आता है, पहले तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, और फिर जब सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन में है तब आपको चेक करना है कि वीक कौन सा है। क्लियर? तो ये हमने बात कर दी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अब ये किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर जो हम फॉर्मुला काम में ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? यूनिवैलेंट का। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया? यूनिवैलेंट। ठीक है, अब यूनिवैलेंट की बात करें तो K इक्वल्स टू जो फॉर्मुला है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मुला क्या रहा है? K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है, C है कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये फॉर्मुला दे रखा है K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। ये नॉर्मल किसी भी कंसंट्रेशन पे या अल्फा की कोई भी वैल्यूज पे ये फॉर्मुला अप्लाई होगा। अब मैंने स्पेशल कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, कि जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू बहुत कम है, अल्फा बहुत कम है किससे? एक की तुलना में। तो जब एक की तुलना में बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा। तो जब अल्फा नेग्लिजिबल है एक के कंपैरिजन में, तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो नीचे जो 1 माइनस अल्फा उसकी जगह 1 आ जाएगा, मतलब K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर रह जाएगा।
और k इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर रह जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन सी और अल्फा इक्वल्स टू रूट k अपॉन सी। तो फाइनली बचा क्या, फाइनली ये बचा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी। और कंसंट्रेशन क्या होती है, अगर मैं नॉर्मलिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनवर्सली होता है कंसंट्रेशन के, तो सी के इनवर्सली मतलब नीचे सी है तो ऊपर भी आ जाएगा रूट वी। तो ये फाइनली आ गया आपके ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ेगा, या फिर आप कह रहे हो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो हमने सिंपल सी बात कही थी मैंने कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाने से आपके जो आयनाइजेशन है वो बढ़ता है, वो हमने कंक्लूजन पढ़ा था। अब वो कैसे आ रहा है, वो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ आयनेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट सी के, सी क्या है कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट वी के, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करोगे या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डिग्री ऑफ आयनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। डिबाय-हकल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी आर्नियस थ्योरी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी, और डिबाय-हकल थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिबाय-हकल, तो क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर या किसी भी डाइल्यूशन पर एट नॉर्मल कंसंट्रेशन एट नॉर्मल डाइल्यूशन आयनाइजेशन जो है वो 100% हो जाता है। मतलब जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो 100% है, या अल्फा की वैल्यू कहें तो 1 है। ठीक है, आगे दे रखा है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अब देखिए अगर आपको जो पहले हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कॉलरॉस लॉ की हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट नॉर्मल डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर है। लेकिन वो वी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। यहां पर अगर हम लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसको, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, ये अल्फा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जबकि ये सिंपल क्या है, कंडक्टेंस रेशियो है, मतलब लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट अल्फा के बराबर है कब, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तब उसके बराबर नहीं है, तब वो सिंपल क्या है, कंडक्टेंस रेशियो है। ठीक है, आगे दे रखा है द इंक्रीज इन द कंडक्टेंस, मतलब विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो कंडक्टेंस बढ़ रही है, जो कि मैं आपको पहले 3-4 बार बता चुका हूं, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका आयनाइजेशन तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि आयनाइजेशन तो पहले 100% हो गया। तो डाइल्यूशन से हो क्या रहा है कि उसकी मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जो उसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो रहा है, जिससे उसकी मोबिलिटी जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ रही है, जिससे उसकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे दे रखा है टू आयंस का मतलब कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फील इंटर आयनिक अट्रैक्शंस एंड दीज इंटरेक्शंस ऑबे द कूलम्ब्स लॉ। अब जैसे हमने बात करी थी कि आर्नियस थ्योरी में एक जो हम कह सकते हैं कि भाई वीक के लिए तो चल गई, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं चली, उसका कारण क्या था, उसने जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो अपोजिट आयन है उनके बीच में, और वो किसको फॉलो कर रहा है, कूलम्ब्स लॉ को, या कूलम्ब्स फोर्स को फॉलो कर रहा है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है, दो आयनिक स्पीसीज पे चार्ज, और अपॉन R स्क्वायर मतलब R क्या है, दोनों के बीच में दूरी। ये कूलम्ब्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आगे क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू डिबाय-हकल फॉलोइंग टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस में चेंज आता है उसके लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फैक्टर हैं देख लेते हैं। एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब ये कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करना है तो इन दो फैक्टर से आप उसकी कंडक्टेंस को चेंज कर सकते हो। कौन कौन से फैक्टर है, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब देखिए क्या मतलब है इसका, इसको समझने की अगर हम बात करें तो देखिए एक तो सिंपल सा हम कह देते हैं, सिंपल सा क्या कह देते हैं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो हम क्या कहते हैं नॉर्मल में
कि ये जो पॉजिटिव है जब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हम कहें मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके समझ रहे हैं, सिंप्लीफाई मतलब बिल्कुल इजी में समझ लिया कि भाई ये हमने ऐसे समझ लिया कि भाई पॉजिटिव आयन मूव कर रहा था तो उसको नेगेटिव आयन ने थोड़ा उसका स्पीड कम कर दी, या नेगेटिव आयन मूव कर रहा है तो उसकी पॉजिटिव आयन ने स्पीड कम कर दी। ये हमने सिंपल कह दिया। अगर इसको हम और थोड़ा सा अच्छे डिटेल में समझें कि भाई एक्चुअल स्थिति क्या है, तो एक्चुअल स्थिति में होता क्या है कि एक एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन को किसने घेर रखा है, नेगेटिव आयन ने। किसने घेर रखा है, नेगेटिव आयन ने, मतलब सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन। और इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से सराउंडेड है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है। तो ये हमने क्या कहा कि जब कोई फील्ड हमने नहीं लगाया, मतलब कोई चार्ज नहीं लगाया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगाए, तो तब ये आपके सिमेट्रिकल फॉर्म है। सिमेट्रिकल मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल कह दो, कुछ भी कह दो। लेकिन जैसे आपने क्या करा, चार्ज लगाया, तो ये आपके सेम वही हो गया, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो उससे होगा क्या, जैसे आपने चार्ज लगाया, अब ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अब होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज जो था वो यहां आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इससे जो इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब पहले ये क्या था, स्फेरिकल फॉर्म में था एक तरह से, अब ये स्फेरिकल फॉर्म में नहीं रहा। हमने क्या देखा कि इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस साइड ज्यादा है और पॉजिटिव साइड इस साइड ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम फील्ड लगा रहे हैं तो पहले ये क्या था, स्फेरिकल था या सिमेट्रिकल था, तो ओवरऑल जो फोर्स था वो कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है, कोई रिटार्डेशन फोर्स नहीं लग रहा था। मतलब ये था कि जितना ये इसको इधर खींच रहा है उतना ही ये इसको इधर खींच रहा है, मतलब ओवरऑल फोर्स नलिफाइड हो रहा था। लेकिन अब जब आपके ये एसिमेट्रिक हो गया, तो एसिमेट्रिक होने से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा का मतलब क्या है कि ये इसमें नेट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। और जब ये इससे बाहर निकलेगा और मूवमेंट करेगा तो ये इसको क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर है नेगेटिव वाला वो अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब है जो हमने सिंपल पहले समझा था कि भाई पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो उसका फ्री मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है उसका, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वो सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट में है, फिर वो एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट हो रहा है और फिर वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया और फिर नया स्फीयर बना। तो ये जो दो स्फीयर बन रहे हैं, एक स्फीयर है वो डिस्पर्स हो रहा है, फिर दूसरा नया स्फीयर बन रहा है, उसके बीच में एक टाइम लैग होता है। क्या होता है, टाइम लैग होता है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे इसको दो नाम दे रखे हैं, एक एसिमेट्रिक इफेक्ट और एक रिलैक्सेशन इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर ये सिमेट्रिक से क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। दूसरा नाम पड़ा रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट नाम क्यों पड़ा, कि उसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, जो स्फेयर है वो डिस्टर्ब हो रहा है और फिर नया स्फीयर बन रहा है, उसके बीच में टाइम लैग है एक। क्या है, टाइम लैग, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। वो जो टाइम लग रहा है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो कुल मिला के सार ये है कि जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट है वो सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स लग रहा है और वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। इस वजह से उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके जो सराउंडिंग आयंस हैं उसके बाहर सॉल्वेंट है। तो दूसरा जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो जब आयन मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पर जो सॉल्वेंट है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आयन अगर इधर मूव कर रहा है तो सॉल्वेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो वो जो फोर्स लग रहा है और वो जो इफेक्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये दो फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब हम फॉर्मूला देखेंगे अभी आगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, तब वहां पर ये दोनों फैक्टर के लिए टर्म आएगी अलग अलग। समझ में आ रही बात।
तो वापस से बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू डिबाय-हकल फॉलोइंग टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात करते हैं तो उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से? एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब शॉर्ट में याद करने के लिए एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट जो है, एक्चुअल में इसको आप शॉर्ट में याद करने के लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब जो आपके आयन का जो इंटरेक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई अपोजिट आयन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे उसकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इसको आप, क्योंकि ये सॉल्वेंट की वजह से लग रहा है तो आप इसको मीडियम इफेक्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मीडियम इफेक्ट, शॉर्ट में याद करने के लिए कि भाई ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। तो ये आपके दो फैक्टर हैं। ये हमने थ्योरेटिकल बात करी। अभी क्या बात करी? थ्योरेटिकल। डिबाय-हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। अब देखिए जो इक्वेशन है इसको समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक हमने ग्राफ देखा था स्ट्रेट लाइन, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी थी वो कोलरोस ने दी थी, ठीक है। और नॉर्मल इक्वेशन भी आप जानते हैं, y = -mx + c, जो कि हमने वहां पर देखा था नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। उसके बाद हमने देखा कि जो डिबाय-हकल थ्योरी थी वहां पर हमने देखा कि दो फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं किसको? कंडक्टेंस को। किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। कौन कौन से फैक्टर? एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब उसको मैथमेटिकली कैसे बताया जाए उन दोनों इफेक्ट को मिला के कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिबाय-हकल और ऑनसेगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जिसको आप कंपेयर कर सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, और दो इफेक्ट जो हमने पढ़े उसको मिलाकर अगर हम देखें ओवरऑल तो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? लैम्डा m = λ0 m माइनस ब्रैकेट है 82.48 डिवाइडेड बाय dt की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁵ λ0 m अपॉन dt की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज √c। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आप इसको सिंपल सा कंपेयर करो, y = -mx + c, इससे कंपेयर करो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो y है वो हो गया λm, c जो है प्लस c जो कि इंटरसेप्ट है वो हो गया λ0 m जो कि इंटरसेप्ट है, और जो आपके नेगेटिव स्लोप है वो ये रहा ओवरऑल, और ये x जो है वो √c है। तो जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वहां पर आप देखेंगे कि ये आपके y एक्सिस पे था, √c आपके x एक्सिस पे था, और जो इंटरसेप्ट आई थी जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी इनफाइनाइट डायलेशन पे वो ये थी, और ये जो पूरी टर्म है ये स्लोप को बता रही है। तो ये हम क्या करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन में हम बता देते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, ये स्लोप है etc। स्लोप का मतलब एक तरह से आप जो कह रहे हो कांस्टेंट है वो आपने दे दिया। अब वो उसकी वैल्यू एक्चुअल में आएगी क्या? जैसे हमने कह दिया भाई ये एक्सिस मुझे पता चल गई कि भाई किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये मुझे पता चल गया कि किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये मुझे पता चल गया इंटरसेप्ट है। अब ये जो m है -m ये एक्चुअल में आएगा क्या और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसको स्टडी करने के बाद डिबाय-हकल ऑनसेगर ने क्या दी? इक्वेशन दी, और इसके ब्रैकेट में ये पूरी जो टर्म आ रही है वो आ रही है। अब ये जो टर्म है ये आप अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिबाय-हकल जो है कंडक्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर? एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो दो फैक्टर के बेस पे इन्होंने दो टर्म दिए। पहली टर्म जो है 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 मतलब हाफ या रूट भी कह सकते हो नीटा। ये जो टर्म है ये बता रही है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को। दूसरी जो टर्म है 8.20 इंटू 10⁵ λ0 m अपॉन dt की पावर 3/2 ये बता रही है एसिमेट्रिक इफेक्ट को। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2 या 3 बार पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? वो इक्वेशन दे देता है, फिर पूछता है इसमें से इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म कौन सी है या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को कौन सी टर्म बता रही है, या फिर वो पूछता है एसिमेट्रिक इफेक्ट को कौन सी टर्म बता रही है। वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है जो डी है वो बता रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो नीटा है ये बता रहा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। किसको बता रहा है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट को। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट, फिर मैंने आपसे कहा था एसिमेट्रिक इफेक्ट तो जो है वो
इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो लग रहा है आयंस के बीच में, या जो स्फेयर है जो सिमेट्री से एसिमेट्री हो रही है उसके बीच में लग रहा है, ठीक है, मतलब वहां पर एक तरह से आयनिक इंटरेक्शन की बात हो रही है। दूसरा जो फैक्टर था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, वहां पर मैंने बताया था कि आयंस का डायरेक्शन अपोजिट है मूवमेंट का और सॉल्वेंट का अपोजिट है, तो बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब वहां पर सॉल्वेंट और आयन के बीच के इंटरेक्शन की बात हो रही है, और पहले वाले में आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो जहां पर सॉल्वेंट वाला फैक्टर आ गया जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है, तो वहां पर वो एक तरह से हम, क्योंकि फ्रिक्शन की बात करें तो विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो आप देखिए कि विस्कोसिटी टर्म किस में आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसमें आ रही है। तो जिस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को बता रहा है, ठीक है, मीडियम इफेक्ट जिसको आप कह सकते हो। और जिसमें विस्कोसिटी वाली टर्म नहीं आ रही है वो बता रहा है एसिमेट्रिक इफेक्ट को या रिलैक्सेशन इफेक्ट को। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें एक पहले से वैल्यू आ गई उसकी पावर कम हो जाएगी, और जिसमें ये वैल्यू नहीं है उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी पावर 1/2 हो गई, इसकी पावर 3/2 हो गई। अब आपको ध्यान ये रखना है ऊपर जिसकी पावर हाफ है उसमें 82.48 है, जिसकी पावर ज्यादा ऊपर भी पावर ज्यादा हो जाएगी 8.20 इंटू 10⁵ ओवरऑल आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2-3 बार आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। हमें जो कंफ्यूजन होता है वो एक तो ये इसमें हो जाता है कि भाई पहले ये है कि पहले ये है, दूसरा पावर में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पावर हाफ है कि 3/2 है। तो 3-4 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए होता क्या है कि नॉर्मली जब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या पढ़ा होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं या और फर्दर बात करते हैं। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वहां पर हम कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन, जिसको हम एक्टिव मास कहते हैं। एक्चुअल में क्या कहते हैं? एक्टिव मास। तो जो एक्टिव मास है वो बेसिकली हम उसको कंसंट्रेशन से बताते हैं। किससे बताते हैं? कंसंट्रेशन से। लेकिन कंसंट्रेशन से बताते हैं मतलब वो उसके लगभग बराबर हम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बराबर होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया एक्टिव मास और एक हो गया आपकी कंसंट्रेशन, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब सेम तो आप कह सकते हो लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? एक्टिविटी, जिसको आप एक्टिव मास भी कह सकते हो, कि जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? A इज प्रोपोर्शनल टू M। अब M यहां पर मैंने कंसंट्रेशन को मोलैलिटी के फॉर्म में लिया है। किस के फॉर्म में लिया? मोलैलिटी, मोललता। अब मोललता क्या होती है मैंने आपको पढ़ा रखा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो A जो है वो एक्टिविटी को बता रहा है या एक्टिव मास को बता रहा है, और M जो है वो मोललता को बता रहा है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब मोलैलिटी बढ़ेगी तो एक्टिविटी या हम कह सकते हैं एक्टिव मास बढ़ेगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आयंस का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स के सेंस में अगर मैं बात करूं कि जो आयंस का जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता, वो दूसरे आयन से क्या होता है? इफेक्ट होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देख रखा है, तो उस वजह से जो उसकी एक्चुअल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा जिसको हमने कह दिया गामा से। तो A इक्वल्स टू गामा M। तो A तो हो गया एक्टिविटी और गामा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। गामा जो है वो क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो गामा क्या हो जाएगा? A/M। गामा क्या हो जाएगा? A/M। तो गामा की जो वैल्यू है वो आप कह सकते हो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब 0 तो खैर होता नहीं है, लेकिन मैंने रेंज बताने के लिए बता दिया। मैक्सिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम 1 कब होगी? जब एक्टिविटी किसके बराबर हो जाए? कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। वो कब आएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आएगी कंडीशन। कब आएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कहने का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयन इतनी दूर हो गए कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा, मतलब फ्री मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहां पर आपके गामा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, जो कि किसके बराबर है? एक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। तो जितना सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतनी गामा की वैल्यू कम होगी। ये चीज आप ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी गामा की वैल्यू उतनी कम होगी।
और कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, मतलब डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा, गामा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, टेंड्स टू 1। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस पे आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, एक्टिविटी कोफिशिएंट पे आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। बहुत ज्यादा डिटेल है, सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गामा की वैल्यू क्या होती है। 0 से 1, 1 कब है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, और 0 की तरफ कब टेंड्स होगी जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। क्लियर। अब आ जाते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इस पे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैं सिंपल कोई भी सब्सटेंस की बात कर रहा था, उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा था, उसकी एक्टिविटी की बात कर रहा था। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आयंस है, तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करोगे, जैसे मैंने कहा एम एक्स कह देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, एम प्लस प्लस एक्स माइनस। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता तो इसको मैं सिंपली इसकी एक्टिविटी ए से बताता। अब ये जब इलेक्ट्रोलाइट है और आयनाइज हो गया है, तो अब कैटायन की एक्टिविटी बताऊंगा। तो मान लीजिए कैटायन की बता रहा हूं ए प्लस से, एनायन की बता रहा हूं ए माइनस से। अब ऐसा तो होता नहीं कि सॉल्यूशन में केवल कैटायन हो या केवल एनायन हो, तो इसको कंबाइंडली हम कह देते हैं कॉमन टर्म ए प्लस माइनस, जिसको आप मीन एक्टिविटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मीन एक्टिविटी। ऐसे कोफिशिएंट आएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो उसको हमने क्या कह दिया, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जैसे आपके लिखा हुआ है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट के साइंस में बात करो तो वहां पर सिंपल एक्टिविटी की जगह क्या आ गया, मीन आयनिक एक्टिविटी आ गया, और कोफिशिएंट जो है उसमें मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आ गया। इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, ये सिंपल था आपके। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं फाइनल फॉर्मूले की, तो फाइनल फॉर्मूला आता है ए इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ब्रैकेट में गामा प्लस माइनस, जिसको हम मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कह रहे हैं, एम की पावर एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया, डेरिवेशन पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये होता एम एक्स एक्स वाई, या ए बी कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये क्या बनाता एक्स एम। सिंप्लिसिटी के लिए मैं चार्ज केवल प्लस बता रहा हूं ताकि कॉम्प्लेक्सेशन ना हो, ज्यादा टिपिकल ना लगे आपको। ये हो गया वाई माइनस। तो अब यहां पर क्या है कि जो संख्या आ रही है आयंस की वो एक्स आ रही है और वाई आ रही है। तो यहां पर आपके ए प्लस और ए माइनस जो आएगा वो पावर के साथ आएगा। पावर का मतलब एक्स ए प्लस, और ये हो जाएगा वाई ए माइनस। ठीक है, तो जब आप कंबाइन करोगे तो ये पावर में आएगा। किस में आएगा, पावर में। तो इसको जब आप लिखोगे तो वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब सॉल्व करोगे इसको तो फाइनली ये आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगी, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए इक्वल्स टू फाइनली ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स की पावर। अब ये एक्स क्या है, एक्स आप इसको समझ सकते हो इससे नंबर ऑफ कैटायंस, वाई क्या है, नंबर ऑफ एनायंस। एक फॉर्मूला यूनिट से आपके कैटायन कितने बन रहे हैं और एनायन कितने बन रहे हैं वो एक्स वाई बता रहा है। तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ब्रैकेट में गामा प्लस माइनस एम की ओवरऑल पावर क्या है, एक्स प्लस वाई। ये आपके क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट को रिलेट करने हुए फॉर्मूला है। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो दे रखा है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये तो सिंपल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है, बड़ा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। ए इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ब्रैकेट में गामा प्लस माइनस एम एक्स प्लस वाई। यहां पर एम जो है स्टार्टिंग में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसकी मोलैलिटी है। आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को बताता है। सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है उसको बताता है। आरपीएससी ने आयनिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। देखिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, कैसे हम सॉल्व करें, जो न्यूमेरिकल आएगा देख लेते हैं। देखिए जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट में m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहां पर आप समीशन भी काम में ले सकते हो। इसको आप दूसरी तरीके से भी कैसे लिख सकते हो, हाफ समीशन mi स्क्वायर। मतलब जितने तरह के आयंस हैं, जितने टाइप के आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसके लिए आप बार बार लिखते जाइए। कैसे, m1 मतलब एक आयन ले लिया आपने, उसकी मोलैरिटी मोलैलिटी,
MiZi² और उस पर चार्ज का स्क्वायर। तो जब आप चार्ज का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर नेगेटिव के लिए नेगेटिव नहीं आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपके जब आपके एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर रखे हैं तो वहां पर नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके फॉर्मूला हो गया। अगर आपने केवल एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां फॉर्मूला, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में दो ही तरह के आयंस होंगे, तो वहां पर आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू हाफ, उसको आप लिख सकते हो m1z1² प्लस m2z2² कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि आपके अलग अलग आयंस के लिए आप नंबरिंग डाल सकते हो 1 2 3। यहां पर हमने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है एक, तो एक कैटायन हो गया और एक एनायन हो गया, तो वहां पर नोटेशन हमने क्या ले लिए, m प्लस जेड प्लस स्क्वायर प्लस m माइनस जेड माइनस का स्क्वायर। अब m प्लस क्या है, वेयर m प्लस m माइनस आर द मोलैलिटी एंड z प्लस एंड z माइनस आर द वैलेंसी ऑफ द कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। तो जो मोलैलिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट की नहीं है, आयन की है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो आप, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो वहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड की जो आपने मोलैलिटी ली है, क्लोराइड की मोलैलिटी डबल हो जाएगी क्योंकि उसकी संख्या 2 गुना बन रही है। समझ आ रही बात। तो मोलैलिटी जो है वो आयंस की दे रखी है फॉर्मूले में, और Z प्लस जेड माइनस जो है वो उस पर चार्ज है कि कितना चार्ज है, पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है। तो ये हो गया फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, जितने आयंस हैं सबके लिए लिख दो, m1z1² प्लस m2z2² प्लस m3z3² एंड सो ऑन। अब ये आपके फाइनली फॉर्मूला, अगर हम सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये फॉर्मूला दे रखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलैलिटी इतनी है, आयनिक स्ट्रेंथ बताओ कितनी आएगी। तो वहां पर बहुत सिंपल है, ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है। अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो यहां पर आप क्या है कि देखिए, एक आपने कोटेशन पढ़ा होगा कि जो शीतकालीन में मेहनत करते हैं उनको युद्ध के समय में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो पसीना बहाता है वो बाद में खून नहीं बहाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने मान लीजिए केवल फॉर्मूला पढ़ लिया और सीधा एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पर हो सकता है आप वो सॉल्व ना कर पाए। लेकिन अगर आपने पहले से इस फॉर्मूले से 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो फिर एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि होता क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप परफेक्ट होते जाते हैं। परफेक्ट कैसे, कि आपने प्रैक्टिस करी कि भाई ये फॉर्मूला है और ये लगाएंगे कंडीशन, तो उससे होगा क्या कि आप खुद अपनी तरफ से फॉर्मूला बना सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको कंक्लूजन निकाल के बताता हूं। क्या दे रखा है, अब ये जो कंक्लूजन अब आप देखेंगे कि किसी बुक्स में नहीं दे रखे, क्योंकि वहां पर जरूरत ही नहीं, उसने फॉर्मूला दे दिया। लेकिन अगर एक फिक्स पैटर्न है और वही पैटर्न चलेगा तो फिर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। कैसे, बताता हूं। फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, अब आपने क्या करा, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जो कि यूनिवैलेंट है। एग्जाम्पल NaCl का ले लेते हैं। NaCl का आपने एग्जाम्पल ले लिया, यहां कर देते हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले लिया। NaCl ले लिया तो ये बनाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। आप चाहो तो इसको रिवर्सिबल शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब Na प्लस NaCl कर दिया। अब यहां पर Na के लिए आप क्या कहोगे, फॉर्मूला लगाता हूं डायरेक्ट, म्यू इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में m प्लस तो है ही Na, उसके बाद z प्लस कितना है 1, क्यों, क्योंकि चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो लिख नहीं रहा मैं, प्लस m माइनस z माइनस भी कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख नहीं रहा मैं। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर इसकी मोलैलिटी m है तो इसकी मोलैलिटी भी क्या आएगी, m आएगी, क्योंकि एक ही बन रहा है, दिख नहीं रहा तो नीचे लिख देता हूं। इसकी अगर m है तो इसकी भी m आएगी और इसकी भी m आएगी, क्योंकि संख्या बराबर है। तो ये प्लस मैंने हटा दिया और ये माइनस हटा दिया, तो ये m प्लस m आ गया। फाइनली क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू, अब क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता, वो भी नहीं लिखा मैंने, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, ये हो गया 2m, 2 से 2 कट गया, m आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी ली है स्टार्टिंग में, उसके बराबर ही आएगा। सॉल्व कर लिया हमने। अब ये चीज फिक्स कर दी हमने कि भाई ये रिजल्ट आएगा, तो आपको एक चीज पता चल गई कि यूनिवैलेंट के लिए जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी के बराबर है। अब न्यूमेरिकल में क्या करेगा, वो क्वेश्चन देगा, जैसे NaCl की मोलैलिटी है 0.3,
तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी। अब एक तो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप सॉल्व करोगे। अब मुझे पहले से ही पता है कि यूनिवैलेंट के केस में लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, आयनिक स्ट्रेंथ मोलैलिटी के बराबर आएगी। जैसे उसने मोलैलिटी दी, मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, जो भी मोलैलिटी की वैल्यू देगा वो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ है। क्लियर। अब दूसरा आपने देखा फॉर यूनिबाइवेलेंट और बाई यूनिवैलेंट, इसके लिए देख लेते हैं कि अगर आपके ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एक कैटायन है और दो एनायन है, या फिर दो एनायन है और एक कैटायन, कैसे भी आप कह लो, तो मैं इसको Ab2 लिख देता हूं, सिंपल Ab2 नीचे लिख देता हूं यहां पर। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, A जो है उस पर 2+ चार्ज आ गया, प्लस 2B माइनस। उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव है, 2 माइनस हो प्लस हो, रिजल्ट सेम आएगा। आप चाहो तो करके देख लेना दूसरा वाला, मतलब A2B करके देख लेना, मैं Ab2 करा रहा हूं आपको। ये मैंने रिजल्ट कहा। अब यहां पर अगर इसकी मोलैलिटी M है तो इसकी मोलैलिटी भी M होगी, मतलब M प्लस जो है वो M के बराबर होगा। और M प्लस किसके बराबर होगा, M के बराबर। क्यों, क्योंकि संख्या बराबर है। और M माइनस जो है वो किसके बराबर होगा, 2M के बराबर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आयन की जो संख्या है वो स्टार्टिंग में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया उससे डबल बन रही है। तो ये M प्लस और M माइनस आ गया। अब फॉर्मूला वही लगाना है हमें। चार्ज तो आपको दिख ही रहा है, हाफ। कैटायन की मोलैलिटी कितनी आ रही है, M, तो मैंने लिख दिया M। कैटायन पे चार्ज है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेगेटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव आयन की मोलैलिटी 2M आ रही है, तो ये मैंने लिख दी 2M। चार्ज कितना है इसका, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैंने वापस से सॉल्व करा तो ये हो गया आपके 4M प्लस 2M, ओवरऑल कितना आ गया 6M। तो ये हो गया 6M/2, मतलब फाइनली रिजल्ट आएगा 3M। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 3M। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिबाइवेलेंट या बाई यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है मुझे, और मुझे वो कह रहा है कि इसकी मोलैलिटी इतनी है, तो बताओ आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब मैंने क्योंकि पहले से ही तैयारी करके रखी है और मैंने सॉल्व करके रखा है, तो मैंने कंक्लूजन भी निकाल के रख लिया। क्या निकाल के रख लिया कि अगर यूनिबाइवेलेंट या बाई यूनिवैलेंट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो आंसर आएगा 3M। जैसे उसने मुझे मोलैलिटी बताई, मेरा आंसर तैयार है। मतलब कितनी देर लगी। अब आप सोचो कि होता क्या है कि जो आपके स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस यही है कि जो सिलेक्ट होते हैं उनकी तैयारी पहले से पूरी है, और अब आप देखो उनका कंक्लूजन तैयार है, तो अगर उनको फॉर्मूला भी याद नहीं है मान लो, तो भी वो आंसर निकाल लेंगे और कम टाइम में निकालेंगे और गलती भी नहीं होगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना रिजल्ट बेटर आएगा। तो प्रैक्टिस और मेहनत करने का मतलब ये कि आप अपनी तरफ से कितना इनपुट डाल रहे हैं उसमें। केवल रटना नहीं है आपको कि भाई हमने तो रट लिया, एक बार रट लिया, 2 बार रट लिया। आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से क्या इनपुट लगा रहे हैं, उसके बेस पे आपको करना है। तो जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाना सीखेंगे, उससे एक चीज क्या होगी कि जब कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो क्योंकि आपने अपना दिमाग चलाने की प्रैक्टिस कर रखी है, तो उस टाइम पे आप अपना दिमाग चला लोगे। वरना क्या होगा कि हमने दिमाग चलाने की प्रैक्टिस कभी करी नहीं, हम केवल रटना आता है हमको, तो फिर आप एग्जाम में नए जब क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो वहां आप कर नहीं पाओगे। बात समझ आ रही है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो आपने पढ़ रखा है एज इट इज वो याद भी करना है, और अपनी तरफ से एफर्ट भी लगाना है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा। और बहुत ज्यादा लीक से हटके भी नहीं करना कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो कंक्लूजन आ गया 3M। अब ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अब दो तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। यूनिट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी मोलैलिटी के सेंस में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये आपने कमेंट बॉक्स में सही कमेंट कर दिया, इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ। देखिए डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ है क्या, किसके बारे में बता रहा है। तो हमने अभी कुछ टर्म्स पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ा एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि हम सिंपल काम में लेते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हम वहां पर कहते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जब हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको 3 चीज बताई थी कि A इक्वल्स टू गामा M। ए क्या है, एक्टिविटी, जिसको हम एक्टिव मास कहते हैं, जो कि हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में काम में लेते हैं। M जो है वो मोलैलिटी है, जो कि कंसंट्रेशन को बता रहा है, और गामा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। फिर मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, मतलब वहां पर
इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, या इंटर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स है या आयंस के बीच में जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, तो उस केस में एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो जब बराबर हो जाती है इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या होगी 1। और रियल कंडीशन में जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है एप्रिशिएबल है, उस केस में क्या होता है गामा की वैल्यू 1 से कम होती है। तो उसी के बेस पे यहाँ पर डिबाय हकल ने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कुछ कैलकुलेशन की, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, क्या कंक्लूजन किया, क्या है डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ, देखते हैं। डिबाय हकल वर एबल टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब इसने रेशियो निकाला किसका? एक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। तो अब अगर मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करूं, A इक्वल्स टू गामा एम, मैं आयनिक में नहीं जा रहा, सिंपल बात कर रहा हूं, A इक्वल्स टू गामा एम। तो अगर मैं गामा निकालना चाह रहा हूं तो वो क्या होगा? A बाय एम ही तो होगा। मतलब उसने एक्चुअल में क्या करा? एक्टिविटी का रेशियो निकाला एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का, रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। द बेसिक प्रिंसिपल इज यूज्ड, जो बेसिक प्रिंसिपल इसने काम में लिया वो क्या था? द बेसिक प्रिंसिपल इज यूज्ड दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन आयंस एंड इट्स सराउंडिंग आयनिक एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो कि मैंने आपको सिंपल सा बताया कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक्टिविटी को कम कर देता है, या हम कहें एक्टिविटी कोफिशिएंट को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब एक्टिविटी कम होगी तो एक्टिविटी कोफिशिएंट कम हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो जो हमने ली है वो ली है, कंसंट्रेशन तो जो हमने एक बार ले ली वो तो फिक्स हो गई, लेकिन एक्टिविटी जो है इंट्रायनिक अट्रैक्शन फोर्स से कम हो जाती है, तो गामा की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए जितना डाइल्यूशन आप करोगे इंट्रायनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो गामा की वैल्यू बढ़ेगी। ये इसने बेसिक ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन किया। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ग्राफ और फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दे रखा है? लॉग गामा प्लस माइनस 1। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी वो आप ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम क्या होता है फॉर्मूले रटने में लग जाते हैं, और जब ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो हम जो रटा रटा है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। जो मैथमेटिकल याद है वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार उसको कंसेप्चुअली चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मैंने आपको क्या कहा था कि जो गामा की वैल्यू होती है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है गामा की वो होती है 1। वो भी कब है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। कब है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि जब मैं लॉग लूंगा गामा का, तो जब मैं गामा का लॉग ले रहा हूं तो आपको ध्यान ये रखना है कि लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और अगर मैं 1 से कम का लॉग ले रहा हूं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग का लॉग ले रहा हूं, 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू 0.9 0.8 समथिंग है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब लॉग गामा की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो 1 तो मैक्सिमम है, वो आएगी नेगेटिव में। किसमें आएगी? नेगेटिव में। और मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो कब आ सकती है? जब गामा की वैल्यू 1 हो जाए, तो वो लॉग गामा प्लस माइनस 1 की जो लॉग गामा प्लस माइनस की जो वैल्यू आएगी, या लॉग गामा की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम कब आएगी? जब गामा की वैल्यू 1 हो जाए और वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। चलिए अब वापस फॉर्मूले पे आते हैं। लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस ए जेड प्लस माइनस। अब देखिए ये जो साइन है ये मॉड्यूल का साइन होता है, इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको प्लस में लेना है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे चार्ज को तो एक प्लस में एक माइनस में, तो नो डाउट उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है। ये इसका साइन ये बताता है। और ये है रूट म्यू, अभी हमने आयनिक स्ट्रेंथ पढ़ी थोड़ी देर पहले। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि भाई ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और इसका मल्टीप्लाई भी हमने कह दिया कि प्लस में ही लेना है, तो सारी टर्म प्लस में और साथ में एक माइनस लगा जाए। इसका मतलब लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। इसका मतलब यह है कि गामा प्लस माइनस की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। क्लियर? अब ये कह रहा है फॉर एक्वस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, कि भाई सॉल्यूशन हमने ले लिया एक्वस और टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन, तो इसके लिए एक ही जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट जो है ये, उसकी वैल्यू क्या आ गई? प्लस 0.509, ये आ गई वैल्यू एक ही। अब एक ही वैल्यू प्लस में आ गई तो लॉग गामा प्लस माइनस किसके बराबर हो गया? माइनस तो पहले से था, एक ही वैल्यू प्लस में तो प्लस में आएगी, लेकिन माइनस तो है ही पहले से। 0.509 जेड प्लस माइनस रूट म्यू। अब ये आपके गामा प्लस माइनस क्या है? मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। जेड प्लस क्या है? कैटायन पे चार्ज। जेड माइनस क्या है? एनायन पे चार्ज। ये क्या है? आयनिक स्ट्रेंथ। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया आपके। अब ये फॉर्मूला आप देखोगे तो ये कांस्टेंट है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए,
ये कांस्टेंट है। अब जो ग्राफ आप बनाते हो लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू के बीच में बनाओगे, तो ये सिंपल सा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स है। सिंपल सी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। तो यहां पर जब आप ग्राफ देखोगे तो आप ये देखोगे कि ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और स्लोप नेगेटिव है। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है। तो अब होता क्या है कि जब बुक्स में आप ग्राफ देखते हो तो थोड़ा वेरी हो सकता है, वेरी कर सकता है। कैसे? यहां पर जो ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है, बुक में आप देखोगे तो हो सकता है थोड़ा वेरी कर जाए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया लॉग गामा प्लस माइनस में और रूट म्यू में। तो हम क्या होता है कि जब हम ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो एक्स एक्सिस प्लस में, एक्स एक्सिस माइनस में, वाई एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस माइनस में, तो ओवरऑल 4 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने जीरो ओरिजिन बता रखा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट और 4 कोऑर्डिनेट। तो बुक्स में जो आप ग्राफ देखें या कहीं पे भी ग्राफ देखें तो हो सकता है थोड़ा वेरी कर जाए। मैंने आपको एक्चुअल बताया कि भाई 4 कोऑर्डिनेट्स जब आप मान रहे हो तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव को बता रही है और वाई एक्सिस जो है वो हमने नेगेटिव ले रखी है। क्लियर? तो ये मैंने कह दिया रूट म्यू, जो कि इधर बता रहा है मतलब पॉजिटिव को बता रहा है, और लॉग गामा प्लस माइनस जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो नेगेटिव को बता रहा है। इसका मतलब लॉग गामा प्लस माइनस जैसे जैसे नीचे जा रहा है मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, और अगर ऊपर हम जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ बढ़ रही है क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर तो देखा जाए तो नेगेटिव में बढ़ रही है मतलब कम हो रही है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ सकती है। अब आप देखोगे कि क्या देखोगे, जैसे जैसे रूट म्यू की वैल्यू बढ़ेगी लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में, स्लोप नेगेटिव है। तो ये आपके इस तरह से जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू देखा जाए तो कम हो रही है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है कम हो रही है, ये ऐसे आ रहा है। और इसको अगर मैं उल्टा देखूं ग्राफ को तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब जब आप आयनिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, मतलब कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो, तब एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर मैक्सिमम आ जाएगी। यहां पर मैक्सिमम आने का मतलब लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू 0 हो गई, और वो कब होगी जब गामा प्लस माइनस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था वो आई थिंक समझ में आ गया। अब कई बार क्या होता है कि जब बुक में वो ग्राफ लेते हैं तो लॉग गामा प्लस माइनस लेने की जगह माइनस में ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं? माइनस में। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मैंने इसको माइनस में ले लिया, तो माइनस में लेने का मतलब ये हो गया कि मैंने यहां से माइनस हटा दिया और यहां माइनस लगा दिया। तो अब अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं माइनस लॉग गामा प्लस माइनस में और रूट म्यू में, तो ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अब मैंने इसको माइनस इसमें कंसिडर कर लिया। तो फिर ये y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स हो जाएगा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ चल जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब या मतलब थोड़ा सा बनाने का तरीका या देखने का तरीका अलग है कि भाई मैं एक तो सिंपल मैंने लॉग गामा प्लस माइनस लिया और रूट म्यू लिया तो ये ग्राफ आ रहा है, और एक बार मैंने क्या करा माइनस में ले लिया, तो माइनस में लेते यहाँ का माइनस हट गया और यहाँ प्लस माइनस लगा दिया मैंने। अब माइनस लॉग में मैं ग्राफ ले रहा हूँ, माइनस लॉग में और इसमें, तो अब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू को, लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू माइनस में आ रही है और मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल प्लस हो गई, ओवरऑल क्या हो गई, प्लस हो गई। अब यहां पर क्या है, एग्जाम में आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ माइनस लॉग। अब देखिए ये माइनस इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये मैंने आपको ये माइनस इसलिए बताया क्योंकि आरपीसी ने माइनस में पूछ रखा है, अगर नहीं होता तो मैं प्लस में बता देता। ये माइनस ले रखा है इसने, और ये अगेंस्ट रूट म्यू ले रखा है। अब ये स्लोप पूछ रहा है, अगर ये माइनस नहीं लेता, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ये सिंपल लॉग गामा प्लस माइनस कहता और रूट म्यू कहता तो इसके स्लोप नेगेटिव आते क्योंकि यहां नेगेटिव था, लेकिन उसने क्वेश्चन में इसके साथ माइनस कह दिया तो यहां से माइनस हट जाएगा। फिर समझ में आ रही बात? ये फर्क है। तो जब आप ग्राफ की बात कर रहे हो इस फॉर्मूले से, तो ये अब आप कह सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि ये y माइनस उसमें इंक्लूड हो गया, समाहित हो गया, तो ये आपके स्लोप हो गया। अब जब हम इस फॉर्मूले को देखें, माइनस लॉग गामा प्लस माइनस इसमें अलग लग दिया मैंने, और ये अब प्लस मान लो उसको 0.509 z प्लस z माइनस रूट म्यू। अब ये कह रहा है कि भाई स्लोप आपको पता है ना ग्राफ का, तो इस इक्वेशन से जब मैं स्लोप निकालूंगा तो किसके लिए? फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यूनिवैलेंट में क्या होगा, ये वन मल्टीप्लाई में 1, ये तो आपके एक्सिस है ही, तो फाइनली जो स्लोप आएगा वो आएगा 0.509। अब इस केस में आप स्लोप पॉजिटिव कहोगे क्योंकि आपने माइनस में ले लिया उसको, ठीक है। दूसरा,
क्योंकि देखिए फर्क है, एक मैं लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू में ग्राफ बना रहा हूँ, एक मैं माइनस लॉग और रूट म्यू में ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों का ग्राफ अलग आएगा। ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है ये सिंपल लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू में है, माइनस में नहीं है। वो तो आरपीएससी ने पूछ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है यूनि बाइवेलेंट या बाई यूनिवेलेंट। तो यूनि बाइवेलेंट और बाई यूनिवेलेंट में क्या होगा, एक प्लस अगर मान लो 1 है, मतलब उस पे चार्ज 1 है तो इस पे 2 हो जाएगा, या इस पे 2 है तो इस पे 1 हो जाएगा। दोनों में से एक पे 1 चार्ज है और एक पे 2 चार्ज है। जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 0.509। और ऐसे ही जब मैं यूनि ट्राइवेलेंट या ट्राई यूनिवेलेंट की बात करूंगा तो z प्लस माइनस में से एक पे चार्ज 3 होगा और एक पे 1 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.509 इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो उसमें आप कह रहे हो कि एक यूनिवैलेंट है, एक यूनि बाइवेलेंट है, एक यूनि ट्राइवेलेंट है, स्लोप वेरी कर रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है। अब आप इसको ऐसे देखो कि इसका स्लोप, अब देखिए ये क्या है कि एक आपके एक्चुअल लाइन है ग्राफ की और एक आपके जो स्ट्रेट लाइन आप मान रहे हो वो है। मतलब एक तो हम फॉर्मूले से देख रहे हैं, फॉर्मूले वाली हमने डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन बना दी, और एक हम एक्चुअल रीडिंग से देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लगभग लगभग मैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब आप देखेंगे कि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप और ज्यादा है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिवैलेंट है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये यूनि बाइवेलेंट है और ये यूनि ट्राइवेलेंट है। मतलब स्लोप वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है। अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो सेम मानूं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि स्लोप अलग अलग है। तो जो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो इसका कम आएगा यूनिवैलेंट का, फिर उसका दूसरा आएगा यूनि बाइवेलेंट का, फिर तीसरा आएगा यूनि ट्राइवेलेंट का। ये आपके है डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आरपीएससी ने स्लोप वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक बार नहीं 2 बार पूछ रखे हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि आरपीएससी ने क्या स्लोप पूछ रखा है। अब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो स्लोप जब पूछे तो माइनस में ही पूछे। जैसे मान लो मैं पेपर सेटर हूं, मैं आपको क्या कहूंगा कि ग्राफ जो है वो लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू के बीच में है, तो बताओ स्लोप क्या होगा। तो जैसे ही मैंने माइनस यहां से हटा दिया स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या है कि चीजें हमको पढ़नी तो हैं लेकिन उसको रटना नहीं है कि भाई हमने तो ये आंसर याद कर लिया रट्टू तोते की तरह कि भाई ये याद कर लिया कि स्लोप ये आएगा। अब अगर वो एक्सिस ही चेंज कर देगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमको चीजों को रटना नहीं है, याद करना है, रटना नहीं है। याद करने में रटने में फर्क क्या है कि जब हम रट रहे हैं हमको कुछ समझ में आया नहीं आया, बस हमने रट लिया। याद करने का मतलब हम समझ भी रहे हैं और उसके बाद याद कर रहे हैं। तो अगर कुछ चेंजेस होंगे क्वेश्चन में तो हम उसमें चेंज आंसर में भी कर सकते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ा और आंसर हमको रटा हुआ है कि हमने तो ये रट रखा आंसर कर दिया, तो गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हो गया क्वेश्चन में तो फिर आप, क्योंकि रटा हुआ है आपका, तो आप कर दोगे गलत। इसलिए आपको रटना नहीं है, समझना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।